देखिए फोन में कौन कौन सी आईसी होती है पहले ये देखेंगे। फोन में कौन कौन सी आईसी होती है। तो मान लो कि हमारे फोन है, उसमें कौन कौन सी आईसी होगी, बनाते चलते हैं। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे होगा, बताइए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे कौन सी आईसी की बात करेंगे? चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी। उसके बाद क्या होना चाहिए? बिना पावर का कोई फोन ऑन होगा नहीं, पावर ही नहीं बनेगा तो ऑन कहाँ से करेंगे? एक आईसी क्या होगी? पावर आईसी। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फोन बनाने के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग के लिए बैटरी चार्ज होगा, पावर के लिए क्या होगा? सीपीयू को पावर बनाना है। पावर आईसी करती क्या है? केवल सीपीयू का ही पावर नहीं बनाती है, हर एक सेक्शन का पावर बनाती है। ठीक है ना, कितने सेक्शन होते हैं सब लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सबसे बड़ा होता है, सीपीयू जो होता है वो बड़ा चिप होता है फोन का, सबसे बड़ा चिप, सबसे ज्यादा काम करेगा वो। ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, ये क्या है? सीपीयू है जो पूरा डेटा को प्रोसेस करता है। फोन में जितनी भी डेटा है, तो डेटा रहती कहाँ? नहीं, सीपीयू तो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग यूनिट है ना, प्रोसेसर है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलेंगे। ये सारे डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और ये पावर मॉड्यूल है, मतलब ये पावर बनाता है। और ये चार्जिंग मॉड्यूल है, मतलब केवल बैटरी को चार्ज करेगा। प्रोसेसर के बाद डेटा प्रोसेसर में नहीं रहता है, डेटा के रहने के लिए एक मेमोरी कार्ड चाहिए जिसमें डेटा रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्टोरेज चिप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्टोरेज चिप लगाएंगे। जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वैसे हम उसमें काम करेंगे। स्टोरेज का साइज बड़ा कर सकते हैं, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 20 GB, ऐसा होता है ना। तो कितना होता है? हमेशा जो होता है ना वो इवन नंबर में होता है, मतलब 4, 8, 16, 64, 32, 64, 128, 256 ऐसे चलता है। 512 ऐसे स्टोरेज होता है ना, कि 13 GB का कभी मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो आपका 4 GB, 8 GB से मैक्सिमम स्टार्ट होता है रोम। स्टोरेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। 8 GB, 16 GB, 32 GB और क्या होता है? 64 GB और 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB। क्या होता है? 1 TB स्टोरेज आता है मोबाइल में। 1 TB का भी स्टोरेज आता है मोबाइल में। तो ये जो स्टोरेज दिख रहा है, इस स्टोरेज को क्या बोलेंगे हम? ये जो स्टोरेज दिख रहा है, स्टोरेज, इसको क्या बोलेंगे? रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलेंगे? रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोम। अब इस स्टोरेज को सीपीयू से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सीपीयू से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे सीपीयू इस स्टोरेज में पड़े हुए डेटा को रीड कर सके। इस स्टोरेज में जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसा सीपीयू प्रोसेस करेगा। अगर इसमें कहा गया है कि फोन को ऑन करिए तो फोन को ऑन करेगा, फोन को फर्स्ट लोगो पे लाइए तो फोन को फर्स्ट लोगो पे लाएगा। लोगो में MI लिखना है या आपका नाम लिखना है, वो डेटा इसके अंदर पड़ी हुई है। boot 1, boot 2, यूजर एरिया जो होता है इसके अंदर। स्टोरेज के अंदर जैसा प्रोग्राम, जैसा जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर, उस कंपनी का लोगो आएगा फोन ऑन होते ही। ठीक है ना, कि वो सीपीयू में होता है। वो कहाँ होता है? स्टोरेज में होता है। तो सीपीयू आप बदल सकते हैं, किसी भी फोन का दूसरे फोन में लगा सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। अब रेडमी का सीपीयू उठा के आप रियलमी में लगा सकते हैं, तो वो रेडमी पहले लिख के ऑन हो रहा था, अब रियलमी लिख के ऑन होगा, क्योंकि स्टोरेज के अंदर ऐसा डेटा पड़ा हुआ है जो उसको ऐसा दे रहा है चित्र। ऐसा ही हाँ, नंबर सेम होना चाहिए, सीपीयू का नंबर सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीड ओनली मेमोरी। इसको केवल रीड किया जाता है, किसके थ्रू? सीपीयू के थ्रू। लेकिन रीड करने के लिए सीपीयू को एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का जरूरत पड़ता है। बिना रैम का सीपीयू कोई डेटा रीड नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? किताब चाहिए, कोई ऐसा इंटरफेस चाहिए जिसमें हम देख सके क्या लिखा हुआ है, वहां देख के पढ़ेंगे। और अगर लाइट अच्छी खासी रहेगी तो हमें अच्छा दिखेगा, हम अच्छा पढ़ पाएंगे और तेज पढ़ पाएंगे। तो वही चीज है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है? सपोर्ट करता है, एक एक्सेस करने में सपोर्ट करता है, सीपीयू को डेटा एक्सेस करने में सपोर्ट करता है। और इसकी भी साइज डिफाइंड होती है। 2 GB, पहले तो 1 GB आता था ना, 1 GB, 2 GB, 3 GB,
4 GB, अभी अप टू 12 GB तक ये आ चुका है। 12 GB, 16 GB, 16 GB भी चल रहा है ना। तो ये जीबी क्या है, क्या इसके अंदर भी डेटा रहता है? इसके स्टोरेज में, इसमें तो जीबी का स्टोरेज है, रैम में भी। तो क्या इस रैम के अंदर भी डेटा रहता है कोई? तो रहता है। कौन सा डेटा रहता है? तो ये टेम्पररी डेटा रहता है। इसमें क्या रहता है? टेम्पररी डेटा, टेम्प डेटा। टेम्प डेटा मतलब वो परमानेंट डेटा नहीं है। इसके अंदर कौन सा डेटा रहेगा? फिक्स डेटा रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? फिक्स डेटा रहेगा। लेकिन रैम के अंदर रैंडम एक्सेस में, रैंडमली ये डेटा को एक्सेस करने का काम करता है। तो ये टेम्पररी डेटा को अपने अंदर रखता है, और उस टेम्पररी डेटा के थ्रू जो है, मतलब इसके अंदर की कुछ टेम्पररी डेटा पहले इसमें जाएगी, और वो उसके थ्रू जाएगी सीपीयू में, और फिर सीपीयू से एक्सेस करके डिस्प्ले पे आएगा डेटा। डायरेक्ट डिस्प्ले कहाँ कनेक्ट होता है? डायरेक्ट डिस्प्ले की 10 लाइनें होती है ना, 4, 5, ये आप लोग नहीं समझोगे, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे 2, 4, 6, 8, 9 और 10। यहीं पे हमारा क्या लग जाएगा? एलसीडी लग जाएगा। इसका प्रोसेस होता है, वो हम समझाएंगे किस तरह से एलसीडी लगता है। एलसीडी पे हमें क्या दिखेगा? चित्र दिखेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एलसीडी लगा हुआ है, तो उसमें सीपीयू जरूर होगा। उसमें सीपीयू जरूर होगा, क्योंकि सारा कुछ सीपीयू से ही निकलना है। चित्र जो निकलता है ना, वो कहाँ से निकलेगा? सीपीयू से। अगर सीपीयू है तो उसके लिए एक स्टोरेज भी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? स्टोरेज भी चाहिए, और एक क्या चाहिए? रैम भी चाहिए। मतलब एक रैम चाहिए और एक क्या चाहिए? रोम चाहिए। रैम रोम चाहिए। रोम प्लस रैम। बिना इसके डेटा को रीड नहीं कर सकता है सीपीयू, और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब डेटा को स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये सारा काम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, सीपीयू को भी एनर्जी चाहिए, स्टोरेज को भी ऑन रखने के लिए एनर्जी चाहिए। स्टोरेज ऑन कैसे होगा? खाली डेटा रहने से मेमोरी कार्ड चलने लगेगा? उसको लगाना पड़ेगा ना फोन में। तो ये पावर आईसी ये सारा काम देखता है। ये पावर आईसी सारा काम क्या करता है? देखता है। मतलब ये पावर आईसी 2 तरह का वोल्टेज बनाएगा। एक तो वोल्टेज ऐसा बनाएगा जिसमें कम करंट होगा, एक वोल्टेज ऐसा बनाएगा जिसमें हाई करंट होगा। ठीक है। और हमें पता है कि जो सीपीयू होता है वो हमेशा काम करता है लो वोल्टेज और हाई एम्पियर, मतलब करंट पर। सीपीयू हर चीज को प्रोसेस करता है लो वोल्टेज और हाई करंट पर। मतलब इसके अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसके अंदर इस तरह से बहुत सारी ट्रांजिस्टर लगे हैं, बिलियन लगे हुए हैं। मतलब समझ रहे हो, बहुत बहुत बड़ी संख्या में लगे हैं। और इन ट्रांजिस्टर के बीच में जो स्पेस होता है वही होती है एनएम। एनएम बोला जाता है 7nm टेक्नोलॉजी। नैनोमीटर होता है ना, 7nm 10nm प्रोसेसर का कुछ ऐसा होता है। 7nm 10nm ये क्या बताता है? ये बताता है कि बिलियंस ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उनके बीच का स्पेस कितना है। जिसमें जितना कम स्पेस होगा वो प्रोसेसर उतना फास्ट होता है, वो प्रोसेसर उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो करंट को यहाँ से यहाँ जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। अगर जस्ट बगल में ही जाना है तो टाइम लगेगा, फट से प्रोसेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सेकंड स्टेप में चला जाएगा। तो वही चीज है कि प्रोसेसर के अंदर जो बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हैं उनकी स्पेस बहुत कम है। 7nm की स्पेस है, तो नैनोमीटर बोलेंगे। ठीक है। तो ये एनएम एक टेक्नोलॉजी होता है जो ट्रांजिस्टर के बीच की स्पेस को डिफाइन करता है। मतलब वो उसके अंदर जो सर्किट है, वो सर्किट कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो एनएम से डिसाइड हो रहा है। समझ रहे ना? 10nm मतलब इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा है। ज्यादा मतलब वो ज्यादा नहीं कि समय लगेगा, वो भी फास्ट ही होता है। तो जिसका ये एनएम लो होता है वो प्रोसेसर उतना ज्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है। वो तो अलग चीज है, वो डेटा को प्रोसेस करेगा। अब हमें पता चला है कि लो वोल्टेज और हाई करंट पे सीपीयू ऑपरेट करता है। लो वोल्टेज और हाई करंट पे सीपीयू काम करता है और चित्र को डिस्प्ले पर आउट करता है। इसी पर टच पैड भी लग जाता है जो सीपीयू से ही कनेक्ट होता है। उसको छूओगे सीपीयू तुरंत कमांड देगा। जैसे आप उसको टच करोगे तो सीपीयू समझ जाएगा कि आप कॉल लगाने के लिए टच किए हैं, तुरंत कॉल आ जाएगा, सामने लग जाएगा। ठीक है। तो इस सीपीयू के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है। सीपीयू के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है। अभी ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये भी ऊपर भी हो जाएगी। एक तो ये जो डिपार्टमेंट दिख रहा है ये क्या? एलसीडी डिपार्टमेंट है। मतलब यहाँ से क्या आउट होगा? ग्राफिक्स आउट होगा। ग्राफिक्स आउट होगा। यहाँ से क्या? ये कौन सा डिपार्टमेंट है? यहाँ से डेटा रीड होगा। क्या होगा? डेटा रीड होगा।
डेटा रीड होगा जो बिट में होता है, 8 बिट। कितना बिट होता है? 8 बिट कनेक्टिविटी होती है, मतलब 8 रास्ते होते हैं रीड करने को। सीपीयू एमएमसी से 8 ट्रैक लाइन से रीड करता है डेटा एमएमसी में। यूएफएस में ये पेयर में हो जाते हैं। यूएफएस जब लगेगा तो पेयर आगे की बात नहीं, ठीक है। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है इसलिए। तो अब पावर आईसी क्या करता है? एक तो लो वोल्टेज बनाता है और एक हाई वोल्टेज भी बनाता है। अभी हम केवल क्या लिखे हैं? लो वोल्टेज। क्या लिखे हैं? लो वोल्टेज। तो सीपीयू जितने भी लो वोल्टेजेस बनाता है वो सब कॉइल पे बनाता है। कॉइल के थ्रू होके पावर आईसी जो बनाता है लो वोल्टेज, वो कॉइल के थ्रू होके सीपीयू को दे देता है इस तरह से। और एक सर्किट ऐसी होगी जिससे दो कॉइल आपस में कनेक्टेड होकर सीपीयू में जाएंगे। तो मैक्सिमम इस तरह की 3 वोल्टेजेस होंगी। जो एक वोल्टेज होगा कोर वोल्टेज होगा, एक होगा मेमोरी वोल्टेज होगा, और एक होगा एप्लीकेशन कोर होगा, जो इसके अंदर से एप्लीकेशन को एक्सेस कराने के लिए। ये 3 तरह की वोल्टेज। एक वोल्टेज होता है मॉडम। क्या होता है? मॉडम वोल्टेज। अभी इसको बताएंगे मॉडम वोल्टेज क्या होता है। मॉडम सुने कभी वर्ड? मॉडम पहले आता था ना, वो छोटा पेन की तरह होता था, लगा के नेट चलाते थे। मॉडम होता था पेन ड्राइव जैसा ना, तो यूएसबी में लगाते थे, नेट कनेक्ट होता था, सिम लगा रहता था। मॉडम कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से समझ में आ रहा है ना। तो मॉडम पावर कहीं ना कहीं हमारे किसके लिए है? नेटवर्क के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। अभी हम उसको आगे समझेंगे। तो ये कोर पावर क्या है, मेमोरी पावर क्या है, एप्लीकेशन कोर पावर क्या है, ये सीपीयू के मेन पावर है। इनके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे होता है, कैसे सर्किट होती है, कैसे काम करता है, और ये पावर्स का क्या महत्व है सीपीयू में। ये पावर के अंदर लो वोल्टेज होती है 0.8 बस इतना ही बनती है। और हाई करंट होती है इसमें। क्या होती है? हाई करंट मैक्सिमम जो होती है ना 5 एम्पियर तक होती है। मैक्सिमम 5 एम्पियर तक जा सकती है, अप डाउन होती है। तो ये पावर आईसी तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया ना, अपने इस आउटपुट लाइन में हाई करंट जनरेट कर रहा है, दिख रहा है, और वोल्टेज लो दे रहा है। वोल्टेज लो है, हाई करंट है, तो क्या सीपीयू ऑन हो जाएगा ना, क्योंकि सीपीयू तो वही चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा सेक्शन होता है पावर आईसी के अंदर, जिसको एलडीओ सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलडीओ मतलब होता है लो ड्रॉप आउटपुट, लो ड्रॉप आउटपुट सेक्शंस। उसमें क्या होता है? लो करंट होता है। एलडीओ में क्या होता है? लो करंट होता है। लो करंट और हाई वोल्टेज होता है। क्या होता है? हाई मतलब कि एकदम हाई नहीं, मतलब कि 3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, इस तरह की पावर्स इसमें बनती हैं। तो ये एलडीओ कैसे बनता है? तो पावर आईसी कॉइल पर 2 प्रकार की एलडीओ भी बनाती है, एक लोअर एलडीओ और एक हायर एलडीओ। एक हायर एलडीओ और एक क्या बनाता है? लोअर एलडीओ, जिसमें वोल्टेज भी हाई रहता है और करंट भी हाई रहता है। पावर आईसी 2 तरह की वोल्टेज, और यही घूम के रिटर्न इसी आईसी में चले जाते हैं, और उन्हीं का कन्वर्जन हो जाता है इस फॉर्म में। मतलब पहले एलडीओ बनाएंगे, उसमें हमारा करंट भी हाई होगा और वोल्टेज भी हाई होगा। हाई मतलब कि 2 वोल्ट ये होगा और ये 1.35 होगा। ये दोनों आईसी में जाएंगे, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो 2 वोल्ट वाला है वो 1.8 में कन्वर्ट होगा, जो 1.3 वाला है वो 1 वोल्ट तक की एलडीओ बनाएगा। और इसमें एक बीपीएच पावर जाता है जो चार्जिंग आईसी से आएगा, जो 3.7 वोल्ट होता है। कितना होता है? 3.7। वो बीपीएच पावर जो है वो 3 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हैं? तो ये बीपीएच पावर कहां से आ रहा है? यहाँ पे कॉइल लगा रहता है, चार्जिंग आईसी से बीपीएच पावर बनता है। चार्जिंग आईसी से क्या बनेगा? बीपीएच पावर। यहाँ पे कॉइल लगा रहेगा। बीपीएच पावर क्या होता है? बीपीएच मतलब यहाँ पे तो ध्यान से अगर पढ़े तो फेस को पीएच से लिखते हैं, फेस लाइन को किससे लिखेंगे? पीएच से, और आगे बी है मतलब फेस वोल्टेज बोल सकते हैं ना, फेस वोल्टेज। और ये एक प्रकार का क्या है? पावर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? बीपीएच पावर, जो कितना बन रहा है? 3 पॉइंट, मतलब ये तो हमारे बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। इसके बिना फोन ऑन होगा ही नहीं। ये पावर आईसी की इनपुट है। ये पावर आईसी की क्या है? इनपुट है। इनपुट नहीं दोगे आउटपुट निकल जाएगा। पैसा नहीं लगाओगे काम में तो वहां से पैसा कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जाएगा पावर आईसी में, तभी पावर आईसी इस 3.7 वोल्ट को इतने सारी वोल्टेज में कन्वर्ट करके आउट करेगा इस आईसी को। इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं? बक कन्वर्टर आईसी। क्या बोलेंगे? बक कन्वर्टर आईसी या फिर पावर आईसी, दोनों नाम है इसका, ठीक है ना। बक कन्वर्टर आईसी या फिर पावर आईसी। इस एपीसी वोल्टेज का दूसरा नाम होता है बक सप्लाई। क्या नाम होता है? बक पावर, बक सप्लाई। एपीसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं? बक सप्लाई बोलते हैं। और बक सप्लाई जो आईसी बनाती है उस आईसी का नाम बक कन्वर्टर आईसी भी है, या फिर पावर आईसी बोल लो इसे, ठीक है।
मतलब कि चार्जिंग आईसी नहीं रहेगा तो फोन ऑन ही नहीं होगा। चार्जिंग आईसी से ही पहले वोल्टेज बनती है वीपीएच पावर, फिर वो पावर आईसी में एंड करेगी, फिर आउटपुट बनेगा, सीपीयू को जाएगा, सीपीयू ऑन होगा, फिर डेटा रीड करेगा रैम की मदद से, फिर डिस्प्ले आउट करेगा, तब जाकर फोन क्या होगा, ऑन होगा। ये स्टेप दिमाग में रहना चाहिए फोन को रिपेयर करके सीधा चिंता करने के लिए, समझ रहे हो ना। अब पावर आईसी में क्या जाएगा, वी बैट कनेक्ट होगा। वी बैट मतलब बैटरिया लगेगा ना यहाँ पे। बैटरी में कितनी वोल्टेज होती है, 4 वोल्ट, कहाँ 5 वोल्ट। तो बैटरी की जो वोल्टेज है 4.2 होती है मैक्सिमम, वो वोल्टेज अभी 8 वोल्ट की बैटरी आ गई है फोन में, वो भी आगे पढ़ेंगे, डबल बैटरी रहेगी। तो 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो फोन में जैसे लगेगा तुरंत क्या बन जाएगा, चार्जिंग ऐसी से। कोई पावर दबाई नहीं है, बस क्या किए हैं, बैटरी लगा दी है, तुरंत वीपीएच पावर बन जाए। और एक ऑन ऑफ बटन होता है, ये क्या होता है, ऑन ऑफ बटन होता है। इस तरह से डायोड लगा के इस चार्जिंग से होते हुए चार्जिंग रजिस्टर लगा होगा, यहाँ पे ऑन ऑफ पावर रहेगा, इसको ग्राउंड से टच किया जाता है। ग्राउंड क्या होता है, माइनस, मतलब समझिएगा यहाँ पे क्या कोई। देखिए जैसे ही बैटरी लगाएंगे चार्जिंग ऐसी क्या बनाएगी, वीपीएच पावर, मेन पावर आईसी को वीपीएच पावर मिला, मेन पावर आईसी तुरंत ऑन ऑफ पावर आउट कर देगी। 1.8 वोल्टेज और चार्जिंग आईसी से 3 वोल्ट की समथिंग आउट होती है, तो दोनों मर्ज होंगे, यहाँ पे हमें 3.5 वोल्ट के आसपास मिलेंगे ऑन ऑफ बटन। अब जैसे ही इसको ग्राउंड से शॉर्ट करोगे तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा ना। तो जैसे 0 होगा, पहले हाई था, लो हो गया, फिर छोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब हाई लो हाई का लॉजिक मिलेगा पावर आईसी को, तो पावर आईसी तुरंत क्या होगी, ऑन हो जाएगी और आउटपुट बनाना शुरू कर देगी। इस चीज को हम दोबारा समझाएंगे बढ़िया से, अभी ऊपर ऊपर बता रहे हैं कि इस तरह से ये काम करता है। ऑन ऑफ बटन दबाते ही आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये है कि अगर इसमें चार्जर लगा देते हैं, इसमें अगर क्या करते हैं, बी बस दे देते हैं। बी बस के बारे में आपको बता रहे थे ना, बी बस वोल्टेज कहां से आती है, केबल है ना, ये बी बस है। कितना वोल्टेज होता है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अगर बी बस इसमें आया, 5 वोल्ट इसमें बी बस आया, अगर चार्जर लगा दिए इसमें तो बीपीएस तो बनेगा ही, साथ ही साथ अगर फोन में है, फोन अभी स्लिप पे है, स्लिप पे है, चार्जर लगाए हैं, मतलब डेड है, मान लो बंद है, चार्जर लगाए हैं, डिस्प्ले आ गया तो फोन ऑन हो गया। लेकिन अगर बैटरी निकाल के बैटरी लगा दे तो ऑन हो जाएगा, दबाना पड़ेगा तब ऑन होगा ना। तो दोनों डिफरेंस है इसमें। क्या है, चार्जर लगा के ये सारी आउटपुट भी, चार्जर जैसे लगाएंगे ये सब आउटपुट भी बन जाएगा और कम्युनिकेशन भी हो जाएगा और डेटा भी आउट हो जाएगा चार्जर लगाते ही। लेकिन केवल बैटरी लगाते फोन आउटपुट नहीं कर पाएगा कुछ, पावर बटन दबाओगे तब ऑन होगा, कम्युनिकेशन होगा, फिर डिस्प्ले आउट होगा। दोनों अंतर है, ठीक है ना। चार्जर लगाते ही कोई फोन ट्रिगर करता है। अभी आईफोन को देखो तो चार्जर लगाते सीधे ऑन हो जाएगा, ये तो ऑन नहीं हो रहा है ना, कोई चार्जिंग दिखा रहा है। लेकिन उसको जैसे केबल डालेंगे फोन सीधे क्या हो जाएगा, पूरा ऑन हो जाएगा, फर्स्ट लोगों पे मतलब सीधे ऑन हो जाएगा, होम स्क्रीन पे आ जाएगा। केवल चार्जर लगाए, कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें दबाना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है, चार्जर लगाए ऑफ है, अगर तो चार्जिंग दिखाएगा, परसेंटेज बढ़ रहा है, ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होगा। ऑन दबाएंगे तब ऑन होगा। आईफोन में डालते सीधे ऑन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये समझ में आया इतना, यही मेन स्ट्रक्चर है जो बेस है। अगर ये चीज को पकड़ बनाएंगे तो जितना भी फोन है दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह से काम करता है। तो उसी को धीरे धीरे एडवांस किया गया लेटेस्ट फोन में। क्या किया गया सुनिए, इस चार्जिंग आईसी को 3 आईसी में बदल दिया गया। 3 चार्जिंग आईसी लगी उसमें, एक फोन है उसमें 3 चार्जिंग आईसी लगी, एक फोन उसमें 5 पावर आईसी लगा है, 5 पावर आईसी लगा है और 2 सीपीयू लगा है। हो गया 50,000 का फोन। 2 सीपीयू लगा है और EMMC सिंगल है, उसका नाम UFS है। उसका नाम क्या है उसमें, UFS है। और रैम भी 16 GB का लगा है उसमें। एकदम लेटेस्ट फोन है। इस तरह का फोन 40,000, 50,000, 60,000 इस तरह से मिलता है। उसको रिपेयर करना बहुत ज्यादा सर्किट टफ हो गया ना, वो सब भी सीखेंगे हम लोग। पहले बेस से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। उस 5 वोल्ट वाली सीपीयू का पूरा वीडियो भी देंगे। घर पे जाकर उसको एक बार तो याद हो नहीं जाएगा, घर पे जाकर उसको जितनी बार करना उतनी बार रिपीट करेंगे। फोन आता है, वीडियो देख देख बनाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या बता रहे, कहाँ से शुरू करना है, ऐसे ऐसे करते जाना। तो ये है पूरा फोन जो हम यहाँ पे ड्रा कर दिए। लेकिन ये फोन अभी किसी काम लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे केवल डिस्प्ले की डेटा लाइन तो बना दी, लेकिन डिस्प्ले का पावर भी तो होता है।
डिस्प्ले को ऑपरेट होने के लिए 3 वोल्टेजेस की जरूरत पड़ेगी, 4 वोल्टेजेस की। एक तो 1.8 वोल्टेज डिस्प्ले में जाएगा, एक +5 वोल्ट जाएगा, एक -5 वोल्ट जाएगा और एक 20 वोल्ट जाएगा। 25 वोल्ट बोलेंगे इसको, 25 वोल्ट। मतलब ये 4 वोल्टेज 1.8 +5 वोल्ट -5 वोल्ट 25 वोल्ट, ये चारों जाएगा तब डिस्प्ले चमकेगा, उसके चित्र साफ दिखेगी। अगर ये चारों नहीं रहेगा ना तो डिस्प्ले पे अंधेरा रहेगा, अंदर ग्राफिक रहेगा, अंदर ग्राफिक नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसकी ये जो 2 वोल्टेज है ये ग्राफिक के लिए काम करती है। किसके लिए? ग्राफिक के लिए। और ये जो 25 वोल्ट है और ये 1.8 है ये लाइट ऑन कराने के लिए काम करती है। कई बार फोन ऐसा आता है कि उसमें लाइट नहीं आता है और अंदर चित्र दिखता है, चित्र दिख रहा है मतलब कि +5 -5 बन रहा है। हमें 1.8 और 25 वोल्ट पे काम करना है, और अगर चित्र और लाइट दोनों दिख रहा है तो ये चारों बन रहा है। समझ रहे हैं ना? ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक पूरा दिख रहा है तो चारों को चेक करेंगे। ब्लैंक पूरा दिख रहा है तो चारों में से कोई नहीं बन रहा। अगर जैसे 25 वोल्ट 1.2 रहेगा ना, क्या दिखेगा सर? चित्र दिखेगा। केवल 25 वोल्ट पहले की फोनों में आता था, अभी परमिशन नहीं देगा वो 25 वोल्ट बनाने का। पहले कहेगा पहले ग्राफिक लाओ फिर डिस्प्ले आएगा, लाइट आएगी। अब के फोन में ऐसा हो गया, लेकिन पुराना फोन 5 में रिपेयर करोगे तो पहले ही लाइट आ जाएगा उसमें, अपना व्हाइट दिखेगा। अब का फोन व्हाइट दिखता हुआ नहीं आएगा, तो गिर गया तो व्हाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपने आप चलते चलते वो व्हाइट हो गया एकदम। व्हाइट बहुत कम है। पुराना फोन ऐसा होता था, व्हाइट हो जाएगा तो व्हाइट डिस्प्ले आता था, चेक कर सकते हैं। हाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी के फोन में क्या है कि जब तक पहले ग्राफिक नहीं बनेगा तब तक एनोड वोल्टेज नहीं बनाएंगे, 20 वोल्ट हैवी वोल्टेज पहले नहीं बनाएंगे, जब जरूरत रहेगी तो ही बनाएंगे ना। तो स्लिप में जाता है फोन, मतलब 25 वोल्ट बनना बंद हो जाता है, और जैसे ऑन ऑफ दबाएंगे तो फिर 25 वोल्ट बनना शुरू हो जाता है। फिर 25 वोल्ट का एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अंदर फिर वो स्लिप चला जाएगा। 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट। मतलब आप मूवी देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस 25 वोल्ट बनते हैं, बैटरी ड्रेन होता है। बैटरी ड्रेन क्यों होता है? ज्यादा देर डिस्प्ले लाइट ऑन करके रखेंगे बैटरी ड्रेन होगा। ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो 25 से 28 चला जाएगा, और वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट खाएगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा। ब्राइटनेस कम कर लेंगे तो हो सकता है 18 वोल्ट हो जाएगा, तो थोड़ा कम सेविंग में जाएगा वो। तो ये तो डिस्प्ले को ऑन कराने के लिए, मतलब डिस्प्ले एक पर्दा है, उस पर्दे का रिक्वायरमेंट है। उस पर्दे का क्या है? पर्दे को इतनी चीज देंगे तो पर्दा चमकेगा और उसमें जो किरण जाएगी टकराएगी तो हमें दिखेगी, वो चीज अलग है। अच्छा, आ भी गया फोन इसमें, डिस्प्ले में कॉल कैसे आएगा? सुनोगे कैसे? सुनने के लिए ऑडियो स्पीकर चाहिए, और क्या चाहिए? माइक चाहिए, वो सब भी लगाना पड़ेगा ना इसमें। फिर कॉलवा आने के लिए एंटीना उंटीना चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो वो सेक्शन भी इसमें बनाना पड़ेगा। तो वो सारा सेक्शन कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है। कुछ सेक्शन पावर आईसी में भी होता है, जो ऑडियो का सेक्शन है। इसका ऑडियो मतलब कान में सुनना, मुंह से बोलना। माइक और स्पीकर, माइक और स्पीकर मतलब रिसीवर। माइक और रिसीवर, रिसीवर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को रिसीवर बोलते हैं और नीचे माइक जो है उसको माइक, समझ रहे हैं? अब गाना जिससे बजता है उसको रिंगर बोलते हैं, तो रिंगर भी इसी में आ जाएगा। लेकिन अभी लेटेस्ट फोन में क्या हो गया है? माइक, रिसीवर और रिंगर की अलग अलग आईसी लग गई है। 3 आईसी लग गई अलग अलग, और तीनों किससे कनेक्ट है? सीपीयू से। तीनों किससे कनेक्ट है? मतलब कि कह सकते हैं कि सारा सेक्शन सीपीयू में है। किसकी सेक्शन है? ऑडियो सेक्शन है, जिसमें हमारा सब आएगा, माइक, स्पीकर, रिंगर, हेडफोन। माइक, स्पीकर, रिंगर, हेडफोन, चारों ऑडियो में आ गया। फिर इसके अंदर ग्राफिक करना दिख रहा है। इसके अंदर भी एक आरएफ सेक्शन होगा। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। आरएफ मतलब क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसमें मॉडर्म आएगा। क्या आएगा? मॉडर्म आएगा, मतलब हमारा पूरा नेटवर्किंग आएगा इसमें। सीपीयू के अंदर एक नेटवर्क का भी पार्ट बनाया गया है कि सीपीयू ऑन होगा तो नेटवर्क। कुछ सीपीयू ऐसे होते हैं जिसमें मॉडर्म सेक्शन नहीं होता है, मतलब वो डिवाइस ऐसा है कि कभी ऑनलाइन नहीं जाएगा, बस वो क्या करेगा? ऑफलाइन करेगा। समझ आ गया? तो इसीलिए जिस सीपीयू में आरएफ सेक्शन होता है उस सीपीयू को यूज किया गया है मोबाइल में। इसमें किया गया है, कभी कुछ ऐसा भी देखे हैं जिसमें सिम नहीं लगता है, बस पिक्चर देख सकते हैं, जैसे MP4 होता है ना। MP4 में डिस्प्ले होता था और उसमें बस मेमोरी डाल दो, देखना शुरू कर दो, और कुछ उसमें होता नहीं था इंटरनेट चलाने लायक कुछ, तो उसमें नेट का सिस्टम नहीं, तो वो सीपीयू सस्ता मिलता है। वो सीपीयू क्या होता है? सस्ता। अब जिसमें सिम लगाने का प्रोसेस आ गया, आरएफ सेक्शन आ गया, नेटवर्क सेक्शन आ गया, तो वो एक अलग सेक्शन होगा कि बहुत सारे सर्किट से कनेक्टेड होगा, बहुत हैवी सर्किट होता है उसका, नेटवर्क सेक्शन उसको बोलते हैं पूरा।
फिर टच स्क्रीन लगाया है इसके ऊपर, तो टच स्क्रीन का भी सीपीयू में फंक्शन है कि जो कस्टमर छुएगा वो डिजिट आना चाहिए। और कुछ बताइए छूट रहा है क्या? सेंसर फोन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, गेम खेल रहे हैं फोन एकदम सीधा है तो सीधा स्क्रीन है, ऐसे घुमा दिए तो घूम गई गाड़ी अपने आप। यस तो फोन में सेंसर का भी सिस्टम लगाया गया जो किससे कनेक्ट होगा? सीपीयू से कनेक्ट होगा। इसमें क्या होगा? सेंसर भी कनेक्ट होगा। और क्या होगा? सेंसर भी होगा। फ्लैश लाइट टॉर्च ऑन करते हैं ना, वो भी इसके अंदर होगा। और कुछ भी रहा, ठीक है। फिर फोटो भी तो खींचना है, वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, तो उसमें क्या ऑप्शन होगा? कैमरा का भी ऑप्शन होगा, कैमरा का भी ऑप्शन। और ब्लूटूथ चाहिए, वाईफाई चाहिए, तो इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई का भी ऑप्शन होगा। सोचो कितना कुछ बना दिया गया एक ही सीपीयू के अंदर। और कुछ छूट रहा है? एक एनएफसी सेक्शन होता है जो लेटेस्ट फोन में आ रहा है, जो पेमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए होता है, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसके लिए होता है फोन में। एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, नॉइस वाला भी होता है। और क्या होता है? नॉइस एनसी, एंटी नॉइस कैंसिलेशन, ठीक है, एंटी नॉइस कैंसिलेशन, ठीक है। और कुछ? सेंसर हो गया, रैम की भी तो सेक्शन होगी। ये जो रैम है वो कहाँ कनेक्ट होता है? सीधा सीपीयू से कनेक्ट होता है। कहाँ कनेक्ट होता है? रैम की भी। सीपीयू में रैम जुड़ता है, तो कैसे जुड़ता है उसको और डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वहां जुड़ता है सीपीयू में, कहीं और क्यों नहीं जुड़ता है। क्योंकि सीपीयू को ही डेटा चाहिए ना, वो रैम की डेटा किसको चाहिए? सीपीयू। तो ये फोन इस तरह से बना हुआ है, इतना सर्किट है। फिर इसको एक पैनल में अरेंज किया गया है, एक बोर्ड पे अरेंज किया गया है, एक पैनल में अरेंज किया गया है, एक डिस्प्ले बनाया गया, उसका शेप साइज डिसाइड किया गया कि डिस्प्ले कितने बड़ा फैल के रहेगा। फिर बैटरी जो लगा है, इस बैटरी को देखा गया कितने वाट का होगा, कितना एमएएच का होगा, चार्जर कितने वाट का होगा, कितना एमएएच का होगा। हर चीज पे काम करने के बाद फिर बैक पैनल की आवश्यकता पड़ेगी। बैक पैनल को ऐसा लगाएंगे तो बैटरी खींच नहीं जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कोई खोल देगा, खींच देगा बैटरी को। बैक पैनल लगाएंगे आपको, उसमें सही जगह पे स्क्रू है, पैनल है, उसके तैयार किया, तब जाकर फोन जो है मार्केट में आया और अच्छा से दिख रहा है। तो सोचो इसमें इसके पीछे कितना मेहनत हुआ है। एक इंजीनियर तो बनाया नहीं इसको, लगभग मान चलिए 50 इंजीनियर मिलकर इसको बनाया है। तो हमको जब स्कीमेटिक पढ़ने को मिलेगा, इसका डायग्राम ये जो हुआ जो बना है, पूरा इसका डायग्राम बना होगा, तो उस डायग्राम में बहुत सारा एरर दिखेगा। एरर मतलब डायरेक्शन का एरर दिखेगा, और कोई एरर नहीं दिखेगा। डायरेक्शन मतलब हम बोल रहे हैं कि ये सप्लाई इधर जा रही है, लेकिन उसमें दिखेगा उल्टा। तो उस चीज को आपको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग इंजीनियर द्वारा बनाया हुआ है। वो अपने हिसाब से कंसीडर किया, दूसरे हिसाब से कंसीडर कर लिया डायरेक्शन, लेकिन बनाया सही है। वो पिन गलत करेंगे तो फिर आईसी फोन ऑन नहीं होता, क्योंकि वो डायग्राम बना के टेस्ट करके दे दिए हैं। अब कंपनी क्या करी है, मशीन लगा के उसी डायग्राम को सीधा पीसीबी में कन्वर्ट कर दिया। अगर उसमें पिन का डिटेल गलत होता तो वो फोन में वो बग आ जाता और फोन सक्सेसफुल रिपेयर नहीं हो पाता। यस सर। मतलब मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता। इसीलिए स्कीमेटिक का भी गलत नहीं है, बस स्कीमेटिक में जो डायरेक्शन वो बाद में बनाया गया है वो गलत हो सकता है कि ये सप्लाई यहाँ से वहां जा रही है, वो वहां से वहां जा रही है। वो हम लोग समझेंगे, वो हम बताएंगे कि कौन सी सप्लाई किधर से कहाँ जाती है और कब जाती है। लेकिन जो स्कीमेटिक है वो एकदम से सही होता है। हर एक पिन पे स्कीमेटिक का इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि वो अगर गलत होता तो मशीन के थ्रू जो स्कीमेटिक को पीसीबी में कन्वर्ट किया गया है, बस वही एरर हो जाता, फोन भी नहीं बन पाता। बनाते पता चला कैमरा ही नहीं चल रहा है इसमें, अब खोजो उसको बैटरी कहाँ नहीं चल रहा है, तो फिर टाइम लगेगा ना। फिर वो एरर सही करेगा, वो बढ़िया टेक्नीशियन होगा, बढ़िया इंजीनियर होगा, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तो वो कहेगा कि ये लाइन जो है ये गलत बना है। तो गलत बना है तो फिर जाओ दिमाग लगाओ, फिर बैटरी लंबा चौड़ा फिर से डायग्राम बना, या वो लाइन को सही करो। तो इसी सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डीप में जाएंगे। 5 पावर आईसी 4 पावर आईसी जो होता है ना, तो आप लोग बेसिक से हैं तो पूरा चार्जिंग आईसी से शुरू करेंगे, कंपोनेंट से शुरू करेंगे। अभी क्या इसमें केवल ये आईसी लगा रहेगा फोन में, इसमें 5-7 कंपोनेंट लगे हैं। क्या क्या लगे हैं? अभी इसमें टेम्परेचर का भी इश्यू आता है। यस सर। थर्मल सेक्शन क्या होता है? थर्मल सेक्शन, थर्मल सेक्शन, थर्मल एरर। ये क्यों लगाया गया है? टेम्परेचर, फोन चल रहा है, इतनी सारी चीजें लगी, इसमें गर्म होगा वो फोन, अगर हीट होगा तो फोन बंद हो जाएगा। इसलिए इसको डिटेक्ट करने के लिए एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी और पीटीसी का यूज किया जाता है। एनटीसी और ये एक थर्मल सेंसर बोल सकते हैं। एनटीसी या पीटीसी एक ही होता है, अलग अलग होता है। ज्यादातर मोबाइल में एनटीसी ही यूज किया गया है, लैपटॉप में पीटीसी भी होता है। तो एनटीसी जो होता है वो क्या करता है, सर्किट जो बोर्ड है अगर वो हीट होता है तो एनटीसी अपने वैल्यू को कम ज्यादा करता है, जिससे सीपीयू को पता चलता है या चार्जिंग आईसी या पावर आईसी को पता चलता है कि बोर्ड गर्म हुआ है।
तो हीट डिटेक्ट करने, मान लो पहले एनटीसी है ही नहीं, बोर्ड गर्म होते जा रहा है, फोन ऑफ नहीं हुआ, फट से आग लग जाए, आग लगने के बाद क्या होगा, कंपनी को लॉस सहना पड़ेगा, है ना, क्लेम करेंगे लंबा जाएंगे, पूरा फोन बैन हो जाएगा और ऊपर से जो पेनल्टी आएगा वो देना ही पड़ेगा, बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट में डाल रखे हैं एनटीसी।